हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस। और इसमें हम कर रहे थे दूसरा चैप्टर को। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं और लेक्चरों को। ये होगा आपका 5वां लेक्चर जिसमें हम करेंगे जल की उपस्थिति। क्या हेडिंग है हमारा, एक बार हम देख लेते हैं। जल को अम्ल में डालने से क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और हमने मैथ शुरू किए हैं उस पर चैनल पर, जिस पे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और पुराने चैनल पर भी हमने उस वीडियो डाले हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं यहाँ से। अध्याय तो पता ही है, दूसरा अध्याय जो है हमारा, देखिए मैथ हमको कैसे स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना है। हमने एक वीडियो बनाया है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसमें हमने पूरा बताया कि किस किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, जल को अम्ल में डालने से। तो हम नेक्स्ट संडे से, जैसे कि ये वीडियो तो संडे को ही बना है, लेकिन ये मंडे को अपलोड होगा। जो सैटरडे को बनता है वो संडे को आता है। ठीक है, एक दिन बाद करके मतलब वीडियो अपलोड होता है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया, जिसमें देखिएगा एक है मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकते हैं, जिसमें स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट जाता है। जल को अम्ल में डालने से क्या होता है? मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकते हैं। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है अगर हम जल को अम्ल में डालते हैं तो। ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे कि अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रियाएं अम्ल प्लस धातु है, तो यहाँ से लवण बना प्लस H2। हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाए हैं? धातु के साथ। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ करवाए तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसमें धातु
बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस जल, ये बनता है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, लवण प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर समझिएगा, लवण प्लस जल कब बनता है, जब क्षारक के साथ करवाते हैं अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, क्षारक के साथ करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, जो हमने पिछले देख चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में क्षार के साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्षारक की अभिक्रियाएं, क्षारक की अभिक्रियाएं समझिएगा। यहाँ से लवण प्लस H2 कब बनेगा, जब हम धातु के साथ करवाते हैं, तब धातु के साथ करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ समझिएगा, लवण प्लस जल अब किसके साथ करवाएंगे तो बनेगा, तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ। समझिए, ये जो लेक्चर है पूरे चैप्टर का एक तरह से निचोड़ है, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्या ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, ठीक है। अब हम इसी की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं किसके साथ, समझिएगा, धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं। धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। धातु कार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, कौन, क्षार, ठीक है। इतना समझ में आया है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलने, हम बात कर लेते हैं अम्ल और क्षारकों में समानता की। क्या समानता है इन दोनों में, ठीक है। देखिएगा यहाँ से,
इसे उन्हें पीछे पढ़ा चुके हैं, बस ये थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अम्लों व क्षारकों में समानता सभी, क्या सभी? तो अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां से हम लिखेंगे कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। ध्यान समझिएगा यहाँ से कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई? तो देखिए ये क्या है कि अम्ल व क्षारकों में समानता, ठीक है। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत होता है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे कि जल में मिलाने पर, ध्यान समझिएगा, जल में मिलाने पर तनुकृत हो जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा जल में मिलाने पर आयन को सांद्रता H2O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयन की कमी हो जाती है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है और जल में मिलाने पर आयन को सांद्रता H2O प्लस और OH में प्रति इकाई आयन की कमी हो जाती है, ठीक है। इतना बात समझ में आ? आगे हम लिखेंगे यहाँ से, समझिएगा, क्षारक या क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, ठीक है। इसकी प्रबलता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। ये हेडिंग है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि किसी
क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो किसी क्षार और तथा अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH+ आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा किस पर निर्भर करती है। तो लिखेंगे यहां से कि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता, अम्ल और क्षारक की प्रबलता द्वारा हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि सार्वभौमिक सूचक ये क्या है? तो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। कौन? सार्वभौमिक सूचक। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सार्वभौमिक सूचक क्या है? कि अनेक सूचकों का मिश्रण है। ठीक है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण है सार्वभौमिक सूचक जो है। और क्षार तथा अम्ल की प्रबलता समझ में आए? कौन से अम्ल कितनी आयन प्रोड्यूस करता है, कितनी संख्या में, उसी के हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है कि वो कितना प्रबल है। ठीक है, इतना समझ में आया है? तो पीएच संकेत क्या होता है? पीएच मान बेसिक सी बात है। पीएच मान को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पीएच मान क्या होता है और किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। आपको जितनी भी चीज़ें समझ में आएंगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।